चला रहे होते जैसे यहाँ चला रहे हैं, तो मैं आप सभी लोगों से एक बार पुनः सहयोग चाहूंगा। दिल की गहराइयों से उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए जिनको आप अपने घरों पर छोड़ करके आए हैं। साथियों, जो अवसर आपका माइक ना आवाज खींच रहा है, ये जो अवसर, जो मौका आज भाई सतीश मौर्य जी के माध्यम से इस गांव जसाई नगर की पावन भूमि पर आप सभी लोगों के बीच आया है, मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पर कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो इस कार्यक्रम को पहली बार देखने आए हैं। हाथ खड़ा करके अपना परिचय देंगे। मैं मंचासीनों से आग्रह करूंगा इनके सम्मान में दिल की गहराइयों से जोरदार तालियां हो जाए। जो मौका, जो अवसर आज आपके जीवन में आया है, यही अवसर, यही मौका आज से लगभग 10 वर्ष पहले मेरे जीवन में भी आया था। जैसे आज आप अपने परिवार को चलाने के लिए चाहे जो कार्य कर रहे हो, वैसे ही मैं भी अपने परिवार को चलाने के लिए चंडीगढ़ में राजमिस्त्रीगिरी का काम करता था। हालात ऐसे थे, शायद मेरी आर्थिक स्थिति से ज्यादा कमजोर व्यक्ति यहाँ कोई बैठा हो। 65,000 का कर्जा था परिवार के ऊपर, जिसके चलते मेरी धर्मपत्नी 140 रुपया प्रतिरोज मेरे साथ टोकरी ढोया करती थी। ऐसी विषम परिस्थितियों में जब ये अवसर मेरे पास आया था, बस सोचा नहीं था कि इतना सब कुछ इस सिस्टम से बदल सकता है। और अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो रास्ते में हमारे एक साथी बंधु आए हुए हैं हमारे साथ में, उनसे कह रहा था, वो मेरे से कह रहे थे सर जब भी मैं आपके साथ जाता हूँ कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ का रास्ता आपको पूछना पड़ता हो, कितने रास्ते देखे हैं आपने? तो मैंने कहा मैं लगभग 10 साल पहले इस गांव में आया था। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है वो दिन, ये लड़का जो सतीश कुमार मौर्य है, जब इसका एक्सीडेंट हुआ था भास्कर अस्पताल में बरेली, मुझे खबर मिली थी तो मैं वहां देखने के लिए भी पहुंचा था। सिर्फ और सिर्फ ये चाहत थी कि कम से कम लोग ये ना कहें कि इस लड़के का एक्सीडेंट तब हुआ जब ये कंपनी के लिए काम करने जा रहा था, और लास्ट में वही हुआ। लेकिन आस्था, विश्वास, भरोसा, मैं एक सच्चा पाक पवित्र मन लेकर के आया था इनके दरवाजे पर जब मेरा डायमंड स्टाइल नया नया हुआ था उस समय। क्योंकि आस्था का मतलब ही ये है कि आस्था जिस दरवाजे पर पहुंच जाती है, आस्था का सबसे पहला मकसद ये होता है कि इस परिवार में खुशियां, अनेक तरह से खुशियां आए, यदि आप अपने दरवाजे को खोल देते हैं तब। अन्यथा दरवाजा क्या है? आपको अपने मानसिक बंधनों को तोड़ना है। जितने भी, एक बात बताइए, कुदरत ने जितने भी भौतिक सुख सुविधाओं के साधन बनाए हैं, कुदरत ने जितने भी भौतिक सुख सुविधाओं के साधन बनाए हैं, किसी कानून की किताब में ये लिखा है कि आपके लिए नहीं बनाए हैं। वो लिखा है किसी ने? नहीं लिखा है ना? तो किसी लेखक ने लिखा है अगर कुछ मर्तबा चाहो तो हस्ती को मिटा डालो, अगर कुछ मर्तबा चाहो तो हस्ती को मिटा डालो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। साथियों, इस पावर प्लांट की ताकत मैं आपके सामने थोड़ी सी देर में शेयर करना चाहूंगा। उससे पहले मैं अपनी कुछ और बात रखूं आपके बीच। ये बताइए, यहां पर कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को गरीब मानने के लिए तैयार हैं? गरीब
जिसको भी आप बुला के लाए हो, कोई गरीब अपने आप को मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे ये प्रतीत होता है कि हर व्यक्ति के पास पैसा पर्याप्त मात्रा में घर पे रखा हुआ है। हाँ या ना जी? अच्छा चलिए, इसको भी छोड़िए। कोई भी गरीब मानने के लिए अपने आप को तैयार नहीं है। साथियों, मैं इस व्यापार में कैसे आया? मैं हेलो भैया, आपका मोबाइल का फोन यदि ज़्यादा जरूरी है, मैं ये तो नहीं कह सकता आप बात ना करें, लेकिन यहाँ से उठ के जा सकते हैं। हो सकता है आस्था आपके लिए जरूरी ना हो, आपके लिए फोन जरूरी हो, बहुत जरूरी है, इसीलिए आप बात कर रहे हैं। लेकिन तो आप अपनी बात बाहर जाके कर लीजिए। आपके लिए आस्था जरूरी नहीं है, फोन जरूरी है, लेकिन जो आपके बगल में बैठा व्यक्ति है उसके लिए आस्था बहुत जरूरी है। जो आपके बगल में बैठा है भाई, उसके लिए आस्था बहुत जरूरी है। और जब आप अपना फायदा नहीं कर सकते तो फिर आपको दूसरे का नुकसान करने का राइट कैसे बनता है? तो आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि जिसका भी फोन आए, या तो आप अपने फोन को बंद या साइलेंट जो भी करके रख सकते हैं रख लीजिए, और अन्यथा आपके लिए इधर की बात ज़्यादा आवश्यक ना हो तो आप अपना फोन उठाइए और इस पंडाल से बाहर जाके अपनी बात कर लीजिए। तो मेरी बात कहाँ चल रही थी? अभी ये फोन आया था, उससे पहले मैं क्या बात कर रहा था? गरीब वाली बात जी। वेरी गुड, ये लोग ध्यान से सुन रहे हैं, मुझे भी मालूम। मैं आस्था में कैसे आया? राजमिस्त्रीगिरी का काम करता था। हर रोज भगवान सिंह साग के नाम का कंचनपुर दादो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक गांव पड़ता है कंचनपुर दादो, वहां के रहने वाले भगवान सिंह साग के, वो हर 15 दिन के बाद में बैग टांगता था कंधे में और अपना दिल्ली के लिए आता था। इसका जो मुख्य कार्यालय है, हेड ऑफिस है कंपनी का, वो दिल्ली में है। मैंने उससे एक दिन ऐसे ही पूछ लिया, मैं कहा यार मैं तो राजमिस्त्री व्यक्ति हूँ और मैं होली दिवाली रक्षाबंधन में घर नहीं जाता हूँ, ये हर 15 दिन के बाद गाँव जाता है, इसका जरूर किसी सरदार के साथ में कोई नंबर 2 का चक्कर है, कोई अफीम वगैरह ये लाता है, तो मेरे भी अगर इसने सेटिंग करा दी तो 1-2 किलो अफीम मैं भी ले आऊँगा, उधर से मेरा भी कर्जा निकल जाएगा। मैंने ये सोच करके उससे पूछ लिया, मैं कहा पप्पू भैया, वैसे उसका नाम आईडी में भगवान सिंह है लेकिन उससे कहने में पप्पू कहते हैं, तो मैं कहा पप्पू भैया ये बताओ, आप हर 15 दिन के बाद में ये काला बैग टांग के कहाँ जाते हो? तो बोले भाई हम एक कंपनी में काम करते हैं। हम तो काय की कंपनी है, कैसी है? मैं सोचा किसी फैक्ट्री में काम करने जाता होगा। तो बोले नहीं भैया, उसमें 2 लगा दोगे ना तो उसमें बहुत ही पैसा आएगा। जैसे ही उसने 2 का नाम लिया, मैंने हाथ जोड़ लिए और बता दिया कि मैं कई सारी कंपनियों का एजेंट रह चुका हूँ। आज मैं लाख बार धन्यवाद देता हूँ। वह वट वृक्ष जिसकी छांव में, जिसकी हवा में हमारे बच्चे, आप जैसे न जाने कितने परिवारों के बच्चे अपने जीवन को तरक्की ऊंचाई पे ले जा रहे हैं। उस वट वृक्ष का बीज देने वाले कंपनी के जनक परम आदरणीय माननीय अजय छावड़ा जी, और उसी वट वृक्ष की एक छोटी सी बीज को मुझ तक पहुंचाने वाले मेरे बिजनेस गुरु आदरणीय जनाब मोहम्मद इरशाद साहब, जो आस्था से ड्रीम हाउस अचीवर हैं। मैं आप सभी लोगों से सहयोग चाहूंगा कि मेरे बिजनेस गुरु आदरणीय जनाब मोहम्मद इरशाद साहब और कंपनी के जनक परम आदरणीय माननीय अजय छावड़ा जी, इन दोनों ही महान हस्तियों के सम्मान में दिल की गहराइयों से एक बार जोरदार तालियां हो जाती है। भगवान सिंह साकी ने वही सारी बात दिलशाद साहब को बता दी कि साहब आप यहाँ चंडीगढ़ आ जाएंगे तो एक लड़का है, पढ़ा लिखा है, अगर उसको आपने समझा लिया तो यहाँ कॉलोनी में उसके देखा दूनी और बहुत सारे फार्म भर जाएंगे। मैं लाख बार धन्यवाद देता हूँ। अगले तीसरे या चौथे दिन दिलशाद साहब वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद मैं शाम को दिहाड़ी करके आ रहा था। जैसे ही मैं कॉलोनी के गेट के अंदर घुसा तो सामने वाले ने उंगली कर दी, यही आ रहा है दया सकता है। जिस व्यक्ति की कभी मैंने शक्ल नहीं देखी,
जिसने मेरी शक्ल नहीं देखी वो मेरा नाम का संबोधन करके आइए दयाशंकर जी, मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहा है। मैं समझ गया दाल में नमक तेज पड़ गया है कुछ। मैंने कहा सर इस समय हम आपकी बात नहीं सुन सकते। देखिए जिसको भी आपस में बात करनी है ना, मैं भी गर्मी में पसीना ना बहा रहा हूँ, आप लोग भी गर्मी में परेशान हो, बस 5 से 10 मिनट की बात है, ज़्यादा देर मुझे बात नहीं करनी आप लोगों के साथ भी। बस ये हो गया। लास्ट में मुझे इतना कहना था कि मैं राजमिस्त्रीगिरी का काम करता था, मुझे कंपनी से सिल्वर का चेक मिला, गोल्डन का चेक मिला, डायमंड का चेक मिला, और अब मेरे घर में आखिरी लेवल का चेक 2 बार आ चुका है। बस इतनी सी बात कहनी थी मुझे, इससे ज़्यादा कोई बात इसमें है नहीं। लेकिन फिर मैं कहूँगा मेरी बात कहाँ चल रही थी अभी। दाल में नमक। मैं आपकी बात अभी नहीं सुन सकता, इधर ध्यान से सुनी जा रही है मेरी बात, फिर भी कह रहे हैं मैं आपकी बात, लेकिन ध्यान से सुनी जा रही है। खैर उन्होंने एक छोटी सी बात रखी, बोले क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकता हूँ? मैंने कहा सर 2 मिनट में तो कुछ भी नहीं जाता, या आप भी किसी व्यक्ति से बात करोगे जाके 2 मिनट के लिए कोई मना करेगा क्या? हेलो, हाँ या ना? नहीं करेगा ना मना। 2 मिनट की जब उन्होंने बात रखी तो उन्होंने कहा दयाशंकर मैं अपना ये 20 साल पुराना बहुत कड़वा अनुभव आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। 20 साल पुराना, आप सब लोग ना जाने कितने कितने पुराने यहाँ पर बैठे हुए। मैंने कहा सर कहिए। उन्होंने कहा दयाशंकर जब से मैं आस्था में आया हूँ या आस्था से पहले मैंने अपने 20 सालों में ये देखा कि यदि कोई 200 रुपया कमाता है तो वो 200 रुपए के लिए दौड़ता है, अगर कोई 1000 कमा रहा है तो वो 1000 के लिए दौड़ रहा है। आपका माइक ना आवाज खींच रहा है ये लगातार, पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें। और कोई नौकरी कर रहा है सरकारी तो वो सरकारी नौकरी के लिए अपनी ड्यूटी के लिए दौड़ रहा है साहब। कोई दुकान खोले हुए है तो वो दुकान के लिए दौड़ रहा है, यदि कोई ड्राइविंग करता है तो सड़क पर वो ड्राइविंग कर रहा है, और कोई दिहाड़ी करने जा रहा है तो वो दिहाड़ी के लिए दौड़ रहा है। मैंने कहा साहब ये तो कोई नई बात नहीं बताई आपने, मेरे 2 मिनट खराब कर दिए। बोले दौड़ने के पीछे आदमी का मकसद है। अगर हर व्यक्ति दौड़ रहा है तो इसके पीछे एक मकसद है, और मकसद क्या है? हर व्यक्ति को चाहिए, क्या चाहिए? हर व्यक्ति को क्या चाहिए? शायद कुछ अच्छा होने की उम्मीद में आप लोग यहाँ बैठे हैं इतनी गर्मी में। अगर वैसे आपसे कह दिया जाता कि यहाँ पर बैठ जाओ 100 रुपये मिल जाएंगे तो 100 नहीं चाहिए आपको, आपको लाखों करोड़ों चाहिए, हाँ या ना? यही वजह है हर आदमी को चाहिए पैसा। और पैसा क्यों चाहिए? पैसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए चाहिए कि मेरा भी अपना एक अच्छा खूबसूरत घर हो साहब। पहला मतलब मैंने कहा सब बना लेते हैं, बोले बना सब जरूर लेते हैं। यहाँ पर जो भी व्यक्ति जैसे भी बैठा हो उसने जितनी भी मेहनत करके जैसा भी घर बना लिया हो अपनी सोच के मुताबिक सुंदर बना लिया होगा साहब। लेकिन आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब भी कोई त्योहार आता है, ईद आता है, बकरीद आता है, होली आती है, दिवाली आती है, रक्षाबंधन आता है, तब आपके घरों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने घरों को अखबार और अबरी से काट काट के सजाते हैं। हेलो, हाँ या ना? अरे मेरी बात ठीक है? क्यों सजाते हैं? मेरा घर सुंदर लगे। तो इससे ये प्रतीत होता है कि जितनी भी काबिलियत आपके अंदर है और आप लगा रहे हो उस काबिलियत से आप वैसा घर नहीं बना पाए हो जैसे आपके बच्चे आपसे उम्मीद रखते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा घर के साथ साथ हर व्यक्ति इसलिए भी दौड़ रहा है, चाहे मैं 2 वक्त रोटी ना खा के 1 वक्त खा लूंगा, सब्जी से ना खा के चटनी से खा लूंगा, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगा कि कोई शिक्षा ही वह शेरनी का जो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा वो जानवरों की आवाज करेगा। तो हर बच्चे भी, हर व्यक्ति इसलिए दौड़ रहा है कि मेरे बच्चे शिक्षित हो जाएं। हेलो, और फिर उसके बावजूद भी यदि बच्चे पढ़ भी रहे हैं तो बाकी का व्यक्ति अगर दौड़ रहा है तो वो इसलिए दौड़ रहा है कि जिंदगी में आर्थिक मजबूती आ जाए। आर्थिक मजबूती समझते हैं आप? विस्तार से समझाऊं क्या? आर्थिक मजबूती
बहन बेटी को साथ में ले जाते हैं उसका कपड़ा वगैरह खरीदने के लिए, सूट रखा है, उसकी सामर्थ्य है, जेब कह रही है 1000 रुपए खर्च कर सकते हैं, बहन बेटी ने हाथ रख दिया 5000 वाले। हेलो, बहन बेटी से मना करेंगे या फिर लाला जी से कहेंगे लाला जी ने लिख लिया, रक्षाबंधन का कर्जा निपटा नहीं, तब तक भाई दूज पीछे से आ गए। क्या समझे? रक्षाबंधन का निपटा नहीं, भाई दूज पीछे से आ गए, तो वो भी तैयार है। इसको क्या कहते हैं? यार 1000 में काम चल जाता तो ठीक था। अरे आपकी जेब में साहब 10,000 पड़ा होता, आर्थिक रूप से मजबूत होते आप, तो आपको ये बात सोचने की आवश्यकता ही नहीं होती। कितनी बात हो गई मेरी? चौथी बात, हर व्यक्ति चाहता है मेरे पास अपना पैसा हो, अपना घर हो, अच्छी शिक्षा हो, और जब पैसा जेब में होगा तो देश विदेश की यात्राएं भी हो। समझ में आती चली गई सारी बातें। और फिर उन्होंने कहा कि एक अच्छी खूबसूरत भी गाड़ी भी हर आदमी चाहता है कि मेरे पास अपनी एक कार हो। जिसके पास साइकिल है उसकी चाहत बनी हुई है कि मैं मोटरसाइकिल से जल्दी से अपने मिलने वाले से पहुंच जाऊं, और जिसके पास मोटरसाइकिल है उसके पीछे से जैसे कोई कार वाला निकलता है ना, वो अच्छे सब अपना हिसाब किताब बना के निकलता है, तो सोचता है सब धूल उड़ा गया, सब इन्हें खराब कर दिया हमारा मैटर। समझ पा रहे मेरी बात? तब वो सोचता है यार मोटरसाइकिल की भी कोई सवारी नहीं है भाई साहब, कार ही होनी चाहिए। हाँ या ना? हर आदमी इसी चक्कर में दौड़ रहा है, और ये सारी चाहतें अगर किसी के अंदर नहीं है तो एक व्यक्ति इसलिए भी दौड़ रहा है कि मैं जब मरूं तो मेरे ऊपर किसी का कर्जा ना हो, मैं कर्ज मुक्त होकर के मरूं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैंने दिलशाद साहब को बस एक ही बात कही, मैंने कहा साहब ये बताइए कोई ऐसा रास्ता है आपके पास जिससे कर्जे से मुक्ति मिल जाए? कोई ऐसा रास्ता आपके पास है जिससे मुझे कर्जे से मुक्ति मिल जाए? बोले हाँ 4-6 हजार रुपया खर्च करने पड़ेंगे। मैंने कहा साहब 4-6 हजार नहीं 10-20 हजार खर्च कर दूंगा, लेकिन मुझे कर्जा उतर जाना चाहिए। खैर मैंने ज्वाइन किया, बढ़ना शुरू किया, मुश्किलें घटने के बजाय बढ़ना शुरू हो गई। मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई क्योंकि किसी ने लिखा है मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं और शर्म के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, और ठोकरों से ना घबराए राह के मुसाफिर, ठोकरों से ना घबराए राह के मुसाफिर, ये ठोकरें ही तो तुझे चलना सिखाती हैं। मैं लगा, और लगने के बाद मेरे सीनियर महोदय ने एक ही बात बता दी थी मुझे कि ये जो आस्था रूपी ट्रेन है ये बन के चलती है गरीबपुर से। कहां से बन के चलती है? गरीबपुर से बन के चलती है, और इसका लास्ट पड़ाव जो है वो हमीरपुर पहुंचा देती है। कहां पहुंचा देती है? कौन कौन जाना चाहेगा इस ट्रेन में? 6500 की टिकट है, पहले व्यवस्था बना के रखना भाई। संख्या क्या बात है, सोच समझ गए, आगे पीछे हो। अब जो नीचे किए हैं ना, मैं बताऊं वो क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? बीच वाले स्टेशन पे उतर जाएंगे वो। बीच में एक स्टेशन पड़ता है गरीबपुर से, जब हमीरपुर के लिए ये ट्रेन जा रही होती है तो बीच में एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है होशियारपुर। क्या? और कितने % लोग उतर जाते हैं? दुनिया में 70% लोग ऐसे बैठे हैं साहब जो फ्री की दौलत हथियाना चाहते हैं। हेलो, हाँ या ना? फ्री की? यस। कितने रह गए? 30 में से 15 ऐसे होते हैं जो आज की मीटिंग देख करके कुछ करने का मन बनाएंगे। सतीश 1 लाख का ले सकता है तो 50,000 तो मैं भी कमा सकता हूँ। 15, लेकिन वो 15 किसके पास जाएंगे? 70 के पास। बोले भाई बहुत बड़ी कंपनी आई है, तू था नहीं आज, उसमें लाख रुपए का चेक मिला। बोले तेरा काम है कंपनी में काम करने का, देख अपनी कैसे चल रही है, क्या करेगा ज्यादा रुपया कमा के? अरे क्या करेगा ज्यादा रुपया कमा के? कौन सा नोटों पे सोना है? क्या समझे? अपनी चल रही है, तेरी भी चलेगी। वो कहता है 15 थे ना वो, और वो 70 थे, तो आवाज किसकी ज्यादा रहेगी? 70 15 कितने बचे? 10 ऐसे होते हैं जो किसी मंजिल तक पहुंचते तो हैं लेकिन आने वाली मुश्किलों से घबरा जाते हैं और अपना रास्ता भटक जाते हैं।
अपना रास्ता भटक जाते हैं और जो होना चाह रहे थे, अमीरपुर जाना चाह रहे थे, वहां नहीं पहुंच पाते हैं और संख्या 85 में मिल जाती है। 85 में 10 और मिला दी, कितने हो गए? 95। बाकी कितने बचे? 5। वो 5 को ये मालूम होता है कि भटको ना अपने पथ से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे। उन 5 को ये मालूम होता है कि भटको ना अपने पथ से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे। और ये जमीन के लोग क्या, ये जमीन के लोग क्या, आप तोड़ के ला सकते हो आसमां के तारे। साथियों, मैं ज्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को उस तरफ ले चलता हूं। अपने हालात कौन कौन बदलना चाहता है? हालात, दशा, हेलो, सब बदलना चाहते हो। अगर आप दशा बदलना चाहते हैं, हालात बदलना चाहते हैं, तो एक लेख पे आपको ध्यान देना होगा। कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस कीन तास फल चाखा। कर्म ही प्रधान है, कर्म करने से ही आपकी तरक्की का मार्ग खुल सकता है। ये पूरा विश्व जानता है, ये पूरा विश्व जानता है। लेकिन एक बात और है कि जो जैसे कर्म करेगा उसको फल भी वैसे ही खाने को। सपोज करो किसी ने अपने खेत में गन्ना बोया है और वो सोचे मुझे गेहूं मिल जाए, तो गन्ना बेच के तो गेहूं ला सकता है, लेकिन उस खेत में से गेहूं क्या ला सकता है? नहीं ला सकता। तो साथियों, कर्म क्या है? प्रधान। अब मैं उस तरफ ले चलता हूं। हमारे भारतीय संविधान ने आपके गांव के विकास का मार्ग, आपकी विधानसभा के विकास का रास्ता, आपके प्रदेश के विकास का रास्ता, आपके देश के विकास का रास्ता हर 5 साल में बदलने का अधिकार आपके हाथों में है। हाँ या ना? है? एक बात बताओ, अच्छा, एक व्यक्ति को ये मालूम हो कि अब हम इस गांव के प्रधान चुन गए, विधायक चुन गए, या मुख्यमंत्री हो गए, या प्रधानमंत्री हो गए, अब जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हमारे ही पास ये पद रहेगा। क्या गांव में विकास हो सकता है? नहीं सर। हेलो, अरे हो सकता है क्या? अरे होगा विकास? क्योंकि उनको मालूम है अब कोई हमें हटाने वाला तो आएगा नहीं, तो विकास होगा नहीं। जो थोड़ा बहुत विकास होता है वो सिर्फ और सिर्फ इस कारण होता है कि अगले साल कहीं पब्लिक हमको हटा ना दे। हेलो, डर की वजह से बदल ना जाए, यही तो कारण है। सत्य को कोई नहीं ठुकरा सकता। अगले साल पब्लिक हमें बदल ना दे, अगर बदला ना जाए तो गांव में विकास होगा? नहीं होगा। तो जिस कर्म को आपके परिवार के विकास का माध्यम है, आपका कर्म ही प्रधान है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? गांव का विकास ग्राम प्रधान कराता है, वो भी हर 5 साल बदला जाता है। बदला जाता है या नहीं बदला जाता है? अच्छा विकास करता है तो दोबारा से चुन लिया जाता है। वैसे ही आज से पहले आप कोई ना कोई कार्य कर रहे हो साहब, अगर उस कार्य से आपकी सारी चाहतें पूरी हो रही है, कोई जरूरत नहीं आस्था ज्वाइन करने की। और यदि आपकी उस कार्य से, उस काम को करने से आपकी चाहतें, तो क्या जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही, और आप अपने हालात बदलना चाहते हैं, आप अपनी दशा बदलना चाहते हैं, तो मैं आपको सुझाव देता हूं, आप अपनी दिशा बदल लीजिए साहब। नहीं आई मेरी बात समझ में? अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी दशा बदलना चाहते हैं, जीवन में तरक्की लाना चाहते हैं, तो जिस रास्ते पर, जिस दिशा में आप जा रहे हैं पिछले 20 साल से, 10 साल से, और अब तक कुछ नहीं हुआ, तो आगे 5 साल में भी होने वाला कुछ नहीं है। इसलिए आप अच्छा चाहते हैं तो आप अपनी दिशा बदल लीजिए, रास्ता बदल लीजिए। आपका भविष्य, आपका कल्याण, आपकी तरक्की सुनिश्चित है। लेकिन सारा मामला टिका है विश्वास पर।
काय पर? विश्वास पर। यहां पर जब लीडर कहेगा ना भाई 6500 जाने हैं, कंपनी भागेगी तो नहीं, इसकी ब्रांच कहाँ है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, कितने लोग इससे कामयाब हो चुके हैं। अच्छा एक बात बताओ, 6500 ज्यादा कीमती है, जिंदगी ज्यादा कीमती है? हेलो, जिंदगी नहीं बोलोगे? जिंदगी। ये बताओ, जो व्यक्ति आपके सामने बोल रहा है ये जिंदा है या मुर्दा है? अरे बोलो। जिंदा। ये सामने जो बोल रहा है ये जिंदा है या मुर्दा है? तो जिंदा आदमी जिंदा लोगों से बात कर रहा है या 4-6 सब हैं? अगर हैं तो उनके लिए जोरदार तालियां बजाओ जिनको आप अपने घरों पर छोड़ करके आए हो। जब जिंदा आदमी जिंदा लोगों से बात कर रहा है तो प्रतिक्रिया तो आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? तो मैं क्या कह रहा था अभी जी? जिंदगी जरूरी है। 6500 ज्यादा कीमती है या फिर जान? क्या ज्यादा कीमती है दोनों में से? जी जान। रेल सफर में जिन लोगों ने रेलगाड़ी में सफर किया हो हाथ खड़ा करें ईमानदारी से। माँ कसम है हाथ वही खड़े करें जो टिकट लेके बैठे हो, बिना टिकट जो बैठे हो वो हाथ खड़ा ना करें। अच्छा एक बात बताओ, जब रेलगाड़ी का टिकट लिए थे और ट्रेन प्लेटफार्म पे आई थी तो आपकी नजर इंजन पे थी, ड्राइवर पे थी, रेल की पटरी पे थी या जगह कहाँ मिलेगी इस पे थी? जगह कहाँ मिलेगी जी? जगह कहाँ मिलेगी? जगह कहाँ मिलेगी? इसी बात पे थी ना। कभी सोचा कि उसमें ड्राइवर है या नहीं है? अगर बंदर बैठा हो तो आगे जाकर ट्रेन पलट जाएगी। टिकट लिए हो 10 रुपए का, पूरा जीवन उसके हाथ में दे दिया या नहीं दे दिया? तब तो नहीं पूछा कि ट्रेन पलट गई तो ड्राइवर ठीक है कि नहीं है, पटरी आगे जुड़ी हुई है टूटी हुई है, तब पूछा? नहीं पूछा ना। तो मुझे लगता है जीवन सस्ता है 6500 से। दोनों में क्या कीमती है? हेलो, अच्छा इसको भी छोड़ दो, साला ये भी गड़बड़ है। रोडवेज में कौन कौन बैठा है? रोडवेज के ड्राइवर को कभी चेक किया तेरे पास लाइसेंस है या नहीं है? कभी चेक किया? नहीं किया ना। कभी ऐसे देखा? आगे समझे मेरी बात या नहीं समझे? कभी ऐसे देखा कहीं ड्राइवर ने ऐसे तो नहीं डाल रखी है? क्योंकि शहर से निकलते ही रोडवेज ऐसे ऐसे चलती है या नहीं चलती है? देखा होगा। और जरा सी पलटी तो बच्चे पापा दूसरे से ही कहेंगे। अगर जरा सा भी हिलोरा लेकर के चला गया तो बच्चे पापा किसी और से ही कहेंगे, हाँ या ना? नहीं आती है बात समझ में। लेकिन मामला काहे का है? होटल पे खाना किस किस ने खाया है? ऑर्डर देने के बाद मेज पे बैठे थे, हलवाई को देखने गए, चने घुने हुए तो नहीं है? हेलो, मेज पे बैठे चने घुने हुए खिला दिए उसने। रात की सब्जी में तड़का लगाया था सुबह सुबह जब आप नाश्ता करने गए थे तो। लेकिन मामला काहे का है? जब हर जगह विश्वास करते हो तो 6500 में जिंदगी जा रही है क्या? हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगर ऐसे भी विश्वास नहीं होता है तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा। एक पति पत्नी, कुदरत ने उन्हें बच्चा दे दिया। वो बच्चा हर रोज स्कूल से आता था और अपनी माँ को दामन पकड़ के खींचता था, माँ तुमने हमें पढ़ने बिठाला है, हम कब दूसरी में आएंगे, कब तीसरी में आएंगे। माँ कहती बेटा मेहनत करो, पास हो, फिर 10वीं बाद में करोगे। लेकिन बच्चा नहीं मानता, हर रोज माँ का दामन खींचता था। माँ एक दिन बहुत जरूरी काम से लगी हुई थी, बेटा स्कूल से आया। उस दिन उनके बच्चे के पिता और उस महिला के पति भी घर पे थे। बच्चे ने अपनी हरकत शुरू कर दी, माँ हमें बता दो, माँ हमें बता दो, हम कब दूसरी में आएंगे, कब तीसरी में आएंगे। माँ को आया गुस्सा, बच्चे को भी बिठा लिया, पति को भी बुला लिया। वो महिला पति से बच्चे से पूछती है, बेटा तेरे ये कौन है? बच्चा कहता है मम्मी मम्मी ये तो मेरे पापा हैं। अब वो महिला अपने पति से पूछती है, क्यों जी, आपको मालूम है ये बच्चा आपका है? अब पति सर हो जा रहा है, सोच रहा है पूरा गांव समाज, यार दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्ला सब जानता है,
कि हम इसके बाप हैं, ये हमारा बेटा है, लेकिन हम तुमसे पूछना चाहते हैं उन तीनों में से सच किसको मालूम है? माँ को। हेलो, माँ को। अरे उन तीनों में से सच किसको मालूम है? माँ को। कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा नहीं हो सकता जो दावे से हाथ खड़ा करके कह दे कि हमने अपने बाप की शकल, माँ ने कह दिया हमने मान लिया, विश्वास ही तो है। और इतना कर्रा करके विश्वास कर लिया, किसी ने मजाक में भी कह दिया बोले ये वाले नहीं, ये वाले हैं तो गोली मार देंगे। हाँ या ना? उदाहरण के लिए मैं बता दूं, दो भाई होते हैं 19-20, बड़े वाले की शादी हो जाती है, उसका वैवाहिक जीवन पत्नी के साथ 4-6 महीने व्यतीत होता है। उन 4-6 महीने में वो महिला गर्भवती हो जाती है, उसका पति किसी जरूरी काम से जाता है, किसी घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। समाज कहता है, अब उसके पेट में बच्चा है, समाज कहता है यार ये महिला कहाँ की रहेगी? बोले कुएं की मिट्टी कुएं से लगा लो, छोटे वाले की तो शादी करनी है, इसी के साथ इसका जीवन। हाँ या ना? होता है। अब बच्चा पैदा होगा तो वो महिला नाम कौन से का देगी, जिंदे वाले का या मरे वाले का? जिंदे वाले। हेलो, किसका नाम देगी? असलियत क्या है? अरे सच क्या है? मरे वाले की, जो चला गया। तो मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ इतना सा मतलब है कि हम बिना देखे चीज का भरोसा कर लेते हैं, देखने के बाद भी यदि आप भरोसा नहीं करेंगे तो कुदरत सीधे सीधे चाबी कुंजी लेकर के नहीं आएगी कि आप तिजोरी की चाबी लो, दौलत निकालो, अपने सपनों को साकार कर लो। विश्वास तो आपको करना ही है, और विश्वास क्या करना है? अभी आपसे कहा जाए भाई 4 धाम की यात्रा को जाना है, या किसी मजार पे कोई बहुत अच्छा जहां पर है वहां पर मतलब जो आपको यात्रा के लिए जाना है, और 4 दिन लगेंगे, यहीं से चलना है। कौन कौन चलने के लिए तैयार है? यहीं से सफल यात्रा होनी चाहिए। लिखा हुआ होता है बोर्ड पे, आपकी यात्रा मंगल में हो, आपकी यात्रा सुखद सफल मंगल में हो, और सी जगह ये भी लिखा हुआ होता है। हेलो, कौन कौन चलने के लिए तैयार है? कोई नहीं जाने को तैयार है। अरे भाई पैसा नहीं होगा हम दे देंगे, किराए का, तैयार हो? अच्छा, रिश्तेदारी में जाते हो 1-2 दिन के लिए, रिश्तेदारी में यात्रा कब सफल होगी? रिश्तेदारी में आप लोग जाते होंगे, माता बहनें जाती हैं 1-2 दिन के लिए मेहमानदारी करने के लिए, ऐसे ही सीधे चली जाती हैं या अपना कोई बैग वगैरह कोई तैयार करके लेके जाती हैं? अरे 2-3 दिन के लिए जाना होता है, क्या करना होता है? तैयारी करनी पड़ती है। और कितना बड़ा बैग हो जाता है? लगभग इतना तो हो ही जाता है, या नहीं हो जाता है? क्योंकि कल को नहाना है तो कपड़े भी बदलना है, दूसरे कपड़े भी रखेंगे आप, कल को ब्रुश भी करना है तो पेस्ट वगैरह की व्यवस्था करेंगे आप, तेल साबुन भी रखेंगे आप, तभी तो आपकी यात्रा मंगल में होगी। जब 4 दिन की यात्रा मंगल में करने के लिए एक बैग बनाने की जरूरत पड़ती है, बैग की व्यवस्था करनी पड़ती है। मेरी बात समझ? जब 4 दिन की यात्रा सुखद और मंगलमय बनाने के लिए बैग की व्यवस्था बनानी पड़ती है, तो पूरे जीवन की यात्रा को सुखद और मंगलमय बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? हेलो, पूरे जीवन को सुखद और मंगलमय बनाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं जुटानी पड़ेंगी या नहीं जुटानी पड़ेंगी? हेलो, जुटानी पड़ेंगी या नहीं जुटानी पड़ेंगी? आज से पहले जुटाने का प्रयास किए क्या? नहीं। बस ये मान के चले कि ये एक ऐसा अवसर आपके पास आया हुआ है जिसमें आपकी जिंदगी को बदल देने का माध्यम है, और ज्यादा ना कहते हुए लोग हमारे चलने के लिए इसका क्या करना है? कुछ करना है इसका? अब कोई यह गरीब अपने आप को मानने के लिए तैयार है नहीं, तो क्या करूं फिर? एक गिलास में गंदा पानी है, एक में साफ है। दिख रहा है सबको या नहीं दिख रहा है? तो पानी उधर नहीं जाएगा, आपको जाएगा तो आपकी जिम्मेदारी है। नीचे सामान रखना, हटाओ साहब।
अब तो दिखा गिलास सबको, देखिए ना, ये पूरी जिंदगी है कुदरत की ओर से मिली है, और हमने उन्हीं विचारों में, जिन हालातों में पैदा हुए, जिस माहौल में हम रह रहे थे, उसी माहौल में जिंदगी को तरक्की की ओर ले जाने के लिए मेहनत करना शुरू कर देते हैं हम। इसमें सुराख कर लेना है पेन से बीच में, किसी पन्नी में सुराख कर दो, बीच में रखूंगा। मेहनत हो रही है बराबर। क्या दोनों गिलास एक जैसे हुए? और ये बोतल मेहनत तो करी सेठ बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, लेकिन अमीर क्यों? मेहनत में कमी रह गई? मेहनत में कोई कमी नहीं रही। क्या है कि कहाँ कमी रह गई? भाई छींटे आए तो गुस्सा नहीं होना, ठीक है? घर जाके धुल जाएंगे कपड़े, या नहीं धुलेंगे? ये बोतल इन्होंने पहले पूरी नहीं भरी थी। अब ये बताओ दोनों गिलास एक जैसे हैं या नहीं है? बात सही है। और इधर बोतल में पानी कितना है? कितना है? खत्म तो नहीं हुआ है ना? और गिलास एक जैसे हो गए? कब हुए ये एक जैसे? पुरानी गंदगी जितनी भी मेरे विचारों में भरी हुई थी, भगवान चाहता तो अच्छे घर में जन्म दे देता। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं, अगर मुझे उसने साथ दे दिया होता। मतलब ये सारे विचार, गंदे ख्याल जो मुझे दूसरों से मुझे आगे बढ़ाने के लिए थे, वो सारे विचार, ख्याल, गंदगी मैंने साफ कर दी। एक रेगमाल लगा दिया, और रेगमाल लगाने के बाद मैंने मेहनत करना शुरू की, तो बोतल में पानी भी आधे से ज़्यादा है, और गिलास भी वैसे ही हो चुका है जैसे वो सामने वाला अमीर व्यक्ति था, आज उसके जैसा लगने लगा है या नहीं है? लगने लगा या है? हेलो, इसी बोतल में आधे से ज़्यादा पानी है। जो बोतल आपके सामने बोल रही है, इसमें भी आधे से ज़्यादा पानी है। नहीं समझे मेरी बात को? ये बोतल आपके सामने भी बोल रही है, जिसका नाम दयाशंकर मौर्य है। क्या ये बोतल खत्म हो चुकी है या आधे से ज्यादा है? अभी सामने दिख रहा होगा सब कुछ। अगर जिंदगी में आप चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो आपको पुराने विचारों को तो अगर नहीं मिटाया तो होना क्या है? वही एक कुदाल वाला हल चलाते रहो। बच्चों का पेट भरेगा क्या? उसे नहीं भरा तो 3 कुदाल वाला हल आया खेत जोतने के लिए। मेरी बात समझ रहे होंगे। और जब उससे भी काम नहीं चला तो 11 कुदाल वाला आ गया, और 11 कुदाल वाले के पीछे में पटेला बांधना पड़ता था। अब बदलती हुई तकनीकी ने उस पटेला का भी सिस्टम या नहीं कर दिया? कर दिया। तो साथियों, विचार आपको बदलने हैं। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। चलते चलते बस यही कहूंगा, हर रात को चांद का श्रृंगार नहीं मिलता, हर रात को चांद का श्रृंगार नहीं मिलता, और हर बाग को फूलों का दुलार नहीं मिलता। इतने से सफर में हमने भी बहुत सी कंपनियां देखी हैं मेरे भाइयों। हर कंपनी में आस्था जैसा दुलार नहीं मिलता, हर कंपनी में आस्था जैसा दुलार नहीं मिलता।
दिल में यदि कुछ अरमान है आपके, दिल में यदि कुछ अरमान है आपके, तो कुछ करके दिखा दो। और मजाक बना रहे हैं जो लोग आपका, उन्हें कुछ बन के दिखा दो। और गिर रहे हो सफलता की राह में कई बार, तो कोई गम ना करो। गिर रहे हो सफलता की राह में कई बार, तो कोई गम ना करो। अपने पैरों पे खड़ा होने से पहले जो गिरा ना हो, ऐसा इंसान दिखा दो। साथियों, ये वो प्लेटफॉर्म है, ये काम कैसे बढ़ता है। छोटा सा मैं आपको, समय है आपके पास 5 मिनट का, और आपका 5 मिनट ले सकता हूं क्या? जी सही बात। एक पिता के 2 पुत्र, एक पिता के 2 पुत्र। लास्ट में यहाँ पर अच्छे अच्छे विद्वान लोग बैठे हैं। लड़का बेटा पुत्र, हेलो क्या? लड़का बेटा पुत्र एक ही के नाम है, हाँ या ना? लड़का बेटा पुत्र एक ही के नाम है, लेकिन इनका मतलब क्या है? अलग अलग नाम क्यों है? एक पिता के 2 पुत्र, दोनों की शादियां हो गई। पिता ने सोचा अपने पैरों पे खड़े हो जाए, दोनों को अलग अलग कर दिया, 500-500 का नोट दे दिया। बड़ा वाला गया अपने बाजार से महीने भर का राशन लाके घर में रख दिया, बाकी का काम करूंगा, सब्जी का खर्चा चलता ही रहेगा। छोटा वाला बाजार गया, घूमता रहा और एक लाला की दुकान पे पहुंच गया। लाला से कहने लगा, लाला जी गेहूं दे दो हफ्ते भर के। बड़ा वाला तो अपना सब्जी भी लाया, उसी में गेहूं भी लाया, सब कुछ लेके आया। लेकिन छोटा वाला क्या, गेहूं दे दो। तो लाला जी कहने लगे, भाई कौन से वाले चाहिए? बोले भाई कौन से वाले? अरे जिसका आटा बनता है वो दे दो। बोले आटा तो सबका बनता है। बोले फिर किस तरह के गेहूं है? बोले मेरे पास 2 तरह के गेहूं हैं। बोले कैसे? बोले ये तो एक बोरी 500 रुपए का है, पूरी बोरी का रेट 500 रुपए है। और एक डबिया निकाली उन्होंने, डिब्बी छोटी सी, और उसमें कहने लगे कि ये एक दाना 500 रुपए का है। अब लड़का सोचने लगा, यार हम एक दाना ले जाएंगे, हमारी पत्नी पूछेगी तो हम क्या जवाब देंगे? और ये 500 का पूरा बोरी ले जाएंगे तो कुछ दिन तक चल जाएगा। तो बोले लाला जी फर्क क्या है इसमें, ये दाना और ये बोरी? तो बोले बेटा ये मामला विश्वास का है। ये मामला काहे का है? मैंने भी कभी विश्वास किया किसी की बात पे, तभी आपके सामने बता रहा हूँ। ये लीडर बैठे हैं, सबने भरोसा किया, विश्वास किया, और भरोसे पे ये दुनिया कायम है। ये मामला विश्वास का है। उस लड़के ने छोड़ा है, हटाओ यार विश्वास के कहाँ चक्कर में पड़ेंगे। उसने बोरी ला दी और अपना चलता बना। रास्ते में जा रहा था, विचार उसके दिमाग में आ रहे थे, यार 500 का दाना, 500 की बोरी, 500 का दाना, 500 की बोरी, मामला विश्वास का। वापस लौट के आ गया, विचारों ने उसे आगे नहीं जाने दिया। वो वापस लौट के आ गया। जब वापस लौट के आएगा तो लाला के यहाँ पर ला करके वो बोरी पर रख दी और पटक